अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद शाफिन। यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लास्ट 30 डे एमडी कैट स्ट्रैटेजी की कि आखिरी के 30 दिन जो कि अब एमडी कैट में जस्ट एक महीना बचा है अप्रॉक्सीमेटली, इस आखिरी के 30 दिन के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या स्ट्रैटेजी ऐसी हो सकती है जिससे आप 180 में से अच्छे मार्क्स यानी कि 170 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर आप एमडी कैट के अंदर अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप अपने एग्रीगेट का 50% यहां पे एक अच्छे स्कोर के साथ बना लोगे। तो 180 में से अच्छे मार्क्स स्कोर करना आपका गोल है और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट के अंदर 30 दिन मौजूद है, यानी कि 30 दिन बाद ठीक 16 अगस्त को एमडी कैट का एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 30 दिन है ये बड़े क्रूशल है। इन 30 दिनों के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी ये डिफाइन करेगी कि आपका स्कोर क्या बनता है। आपने पूरा साल मेहनत की, आपने पूरा टाइम मेहनत की, बट इस 30 डेज के अंदर अगर आप कोई गलती कर देते हो, अगर आप कोई ब्लंडर कर देते हो तो देयर आर चांसेस कि आप जो स्कोर बहुत अच्छा कर सकते थे वो कहीं ना कहीं स्कोर को आप लोअर साइड की तरफ चले जाओगे। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन 30 दिनों के अंदर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और इन 30 दिनों को आपने किस तरीके से गुजारना है। इन 30 दिनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं जो आपने करनी है वो जरा समझने की बात है, वो जरा देखने की बात है। तो देखो बेटा, एक बात तो तय है कि एग्जाम हर हाल में 16 अगस्त को होने जा रहा है, बिना किसी डिले के। एग्जाम 16 अगस्त 2026 को यानी कि इतवार वाले दिन होने जा रहा है। 16 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है और अब तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक तकरीबन 1,35,000 बच्चों ने रजिस्टर किया है एमडी कैट के लिए। तकरीबन 1,35,000 बच्चों ने रजिस्टर किया है एमडी कैट के लिए। अब इन 1,35,000 में से जो पूरे पाकिस्तान के अंदर सीट्स हैं वो कहीं 18,000 16,000 के करीब सीट्स हैं। ये मैं ओवरऑल पाकिस्तान का फिगर बता रहा हूं, अभी सूबों का फिगर अनाउंस नहीं हुआ कि किस सूबे से कितने एमडी कैट एस्पायरेंट जो है वो एग्जाम के अंदर बैठ रहे हैं। तो ये 18 के सीट्स हैं। अब अगर आप नोट करो तो कितना ज्यादा कंपटीशन मौजूद है, 135 के, यानी कि 1,35,000 बच्चा एग्जाम में बैठने जा रहा है। और सिर्फ अगर मैं प्राइवेट और गवर्नमेंट की सीट्स मिला लूं तो तकरीबन 18,000 सीट्स हैं। लास्ट ईयर अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध से ही सिर्फ और सिर्फ 40,000 के करीब अप्रॉक्सीमेटली 40,000 के करीब बच्चे सिंध के अंदर अपेयर हुए थे और सिर्फ जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं वो 5,000 हैं। ठीक है, 5,000 गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट मिला के जो टोटल सीट्स बनती हैं वो तकरीबन 5,000 के करीब बनती हैं। तो अगर आप नोट करो तो कितना ज्यादा टफ कंपटीशन है। और इस टफ कंपटीशन में जो आखिरी के 30 दिन होते हैं वो आपकी प्रिपरेशन को, आपकी तैयारी को एक बूस्टअप दे रहे होते हैं और आपको एक अच्छा स्कोर करने की तरफ लेके जा रहे होते हैं। तो बेटा याद रखना, हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कोई चीज रह रही है ना तो आपको अगर आप उसको स्मार्टली मैनेज करके चलते हो तो आराम से आपका स्कोर बहुत अच्छा बन जाएगा और आराम से आप एक अच्छा स्कोर करके एग्जाम को एस कर सकोगे, एग्जाम को क्रैक कर सकोगे। अब सवाल ये होता है कि सर ये बताइए कि पीएमडीसी ने अब तक जो अनाउंसमेंट की है वो कहा है कि भाई 16 अगस्त को आपका एग्जाम होने वाला है। 1,35,000 बच्चे अब तक रजिस्टर कर चुके हैं और पीएमडीसी ने यह भी अनाउंस किया है कि पीएमडीसी अपना ही क्वेश्चन बैंक इस साल भी इस्तेमाल कर रहा है। यानी कि लास्ट ईयर पीएमडीसी ने अपना क्वेश्चन बैंक तमाम सूबों को दिया था और वो क्वेश्चन बैंक तकरीबन 6,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक था। इस साल उन्होंने 6,000 क्वेश्चंस के अंदर और एडिशन किया और अब उनका क्वेश्चन बैंक कितने क्वेश्चंस का हो गया, तकरीबन 8,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक बन चुका है। और ये 8,000 क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन बैंक है ये दिया जाएगा सूबों को, प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस इसी से जो है वो अपना एग्जाम बना रहे होंगे। इसका मतलब सिंपली ये है कि उनके पास कोई अलग से क्वेश्चन बैंक नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आईबीएस सक्कर जो कि सिंध में एग्जाम कंडक्ट करा रही है वो अपना कोई क्वेश्चन बैंक निकाले और अपना कोई पेपर बना दे। नो, पीएमडीसी स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक सबको दे रहा है और उस स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन बैंक से उन्होंने सवाल बनाने होंगे। अब इस सब का मतलब क्या है, ये सब क्यों बता रहा हूं मैं आपको, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखो, इस वक्त आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपका शेड्यूल,
कि आपका इस वक्त क्या ऐसा शेड्यूल होना चाहिए अगले 30 दिनों के लिए कि आप जो है वो एक अच्छी प्रिपरेशन कर सको। देखो, अगर आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है, आपने एक दफ़ा कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, तो अब आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है रिवीजन। सर रिवीजन कैसे करें? देखो, रिवीजन करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि आप एक्टिव रिकॉल का मेथड लगाओ। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या है? एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा, एग्जाम्पल देता हूं, आपने एक चैप्टर पढ़ा इनहेरिटेंस। अगर आपने इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा, उस इनहेरिटेंस चैप्टर को बंद करो और उस इनहेरिटेंस को चैप्टर को बंद करने के बाद आप एक स्ट्रेट एक अलग से कॉपी लो, एक अलग से पेपर लो, एक अलग से रफ शीट लो और उसके ऊपर मान के चलो आपने मेंडल्स लॉ पढ़ा, तो आप क्या करो, मेंडल्स लॉ को लिखना शुरू करो। जो कुछ आपके जहन के अंदर आ रहा है वो आप लिखना शुरू करो। दिस इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। अब एक्टिव रिकॉल का फायदा क्या होता है? एक्टिव रिकॉल का फायदा ये होता है कि आपको पता चल रहा होता है कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है और आपको कितना अच्छा रिटेन हुआ है। तो ये तो तब है जब आपका कोर्स एक दफा कंप्लीट हो चुका है। सर हमारा कोर्स एक दफा कंप्लीट नहीं हुआ, सर हमारा कोर्स अभी रहता है या हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं कर पाए, सर अब हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? तो बेटा इस वक्त आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका फोकस पीएमडीसी के सिलेबस पे होना चाहिए। सर पीएमडीसी के सिलेबस के ऊपर फोकस होने के अलावा और क्या होना चाहिए? देखो बेटा, इस वक्त जो आपका मेन गोल होना चाहिए वो पीएमडीसी का सिलेबस होना चाहिए। तो आपने जो कुछ भी लेक्चर्स लेने वो पीएमडीसी सिलेबस के लेक्चर्स लेने, और साथ में अगर आप जब बुक रीड करने बैठ रहे हो तो आप कोशिश करो कि उस पूरे चैप्टर को रीड कर लो। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि आपने पूरा चैप्टर रीड कर लिया, इन केस अगर कुछ ऊपर नीचे भी होता है तो आप उसको मार्क कर सकोगे। तो आपका जो गोल है वो इस वक्त पीएमडीसी सिलेबस होना चाहिए। चाहे आप रिविजन कर रहे हो, चाहे आप जो है वो अभी आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तब भी आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पीएमडीसी सिलेबस। तो पीएमडीसी सिलेबस के ऊपर आपने कायम रहना। और पीएमडीसी सिलेबस के अलावा कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो क्रोमोसोम एंड डीएनए की बहुत डेप्थ के अंदर चला जाना है, या आपने जो है वो इकोसिस्टम वाले चैप्टर्स की बहुत डेप्थ के अंदर चला जाना है। बेटा इस वक्त जो है ना वो स्मार्ट लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने स्मार्ट लर्निंग करनी है ना, तो स्मार्ट लर्निंग का सबसे अच्छा फायदा ये है कि आप जो है वो उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करो जो पीएमडीसी का पार्ट है। सर हमारे सीनियर्स तो ये कह रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस बहुत कुछ आता है। बेटा सिलेबस वो होता है जो टीचर डिफाइन करता है। अगर आप कहो कि मैंने सिलेबस में ये देखा तो सिर्फ यही आना चाहिए, दिस इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इस वक्त अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो आपका जो मेन गोल होना चाहिए वो रिविजन होना चाहिए। या अगर आपने अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं किया तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप लेक्चर्स लो अपने, आप जो है वो अपने नोट्स बनाओ, आप जो है वो जो भी कह रहे हो वो करो, लेकिन पीएमडीसी सिलेबस के ऊपर स्टक रहना है। आपने पीएमडीसी सिलेबस के अलावा और कोई काम नहीं करना। सर ये बताइए कि हम अपने दिन को कैसे मैनेज करें? हमारा दिन ही मैनेज नहीं हो रहा। बेटा सिंपल सी बात यह है कि आप अपने दिन के 3 हिस्से कर दो। 3 हिस्से करने के बाद एक वो हिस्सा है जो सुबह का हिस्सा है, मॉर्निंग। फिर आता है हमारे पास एक वो पार्ट जो इवनिंग वाला हिस्सा है, आफ्टरनून, नॉट इवनिंग, आफ्टरनून। एंड द लास्ट वन इज द इवनिंग वाला पार्ट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने दिन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग। अब मॉर्निंग के अंदर आप ये कोशिश करो कि आप, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया या आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप अपने लेक्चर्स ले लो। लेक्चर्स लेने के अलावा अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो एक्टिव रिकॉल से रिवीजन कर लो। कोशिश करो कि अभी जो 10 दिन है, यानी कि अगर मैं 16 ऑफ जुलाई से लगाऊं तो 16 ऑफ जुलाई से लेकर आप अगले 10 दिन के अंदर जितना मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो या जितना मैक्सिमम रिवीजन कर सकते हो उतना करो। ठीक है, मॉर्निंग के अंदर आप कोशिश करो कि आप अपनी पढ़ाई करो। पढ़ाई से मुराद आप जो है वो अपना, अगर रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन कर लो, अगर पीएमडीसी के सिलेबस को पहली दफा पढ़ रहे हो तो वो पढ़ लो। साथ साथ आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी। सर प्रैक्टिस अब हम किन चीज़ों की करें? देखो बेटा अभी जो है वो इस वक्त आप हरगिज एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चंस लगाने की तरफ ना जाओ। अगर एक चैप्टर के 1000 क्वेश्चंस लगाओगे तो किसी भी सूरत में आप अपने एग्जाम के वक्त तक अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी सूरत इस वक्त जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के अंदर आपने 1000 क्वेश्चंस एक चैप्टर के नहीं करने, किसी सूरत नहीं करने। आपने जस्ट एक चैप्टर के 100 क्वेश्चंस, 150 क्वेश्चंस, अगर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस, अगर लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो आपने 50 क्वेश्चंस तक रहना है। आपने एक लिस्ट बनानी है
हाई यील्ड चैप्टर्स की, वो चैप्टर्स जिनसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल और बहुत ज्यादा सवाल बन रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी के अंदर आपके पास जो है वो इनहेरिटेंस आता है, बायोलॉजी के अंदर आपके पास सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आता है, बायोलॉजी के अंदर आपके पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल आता है। इसी तरीके से आपने केमिस्ट्री की भी लिस्ट बनानी है, इसी तरीके से आपने फिजिक्स की भी एक लिस्ट बनानी है, इसी तरीके से आप लॉजिकल रीजनिंग तो छोटा सा पार्ट है वो भी कर लोगे, और आपने इंग्लिश के लिए भी लिस्ट बनानी है। तो आपने उन चीजों की लिस्ट बनानी है जो हाई यील्ड है, जिनसे बहुत ज्यादा जो है वो क्वेश्चंस बन रहे होते हैं, और उन टॉपिक्स को ज्यादा अच्छी तरीके से करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका एग्जाम के अंदर वेटेज ज्यादा है। और खास तौर पे बायोलॉजी को किसी भी सूरत निगलेक्ट नहीं करना, क्योंकि तकरीबन आधा पेपर जो है 45% पेपर बच्चे क्या करते हैं आखिरी वक्त में बायोलॉजी को निगलेक्ट कर देते हैं। अब जब बायो को निगलेक्ट करते हैं ना, उसका नुकसान ये होता है कि ये जो 45% पेपर है ना, ये 45% पेपर बायो से आने वाला है। अब ये जो 45% पेपर है ना, अगर आप इस 45% को पूरा कर लेते हो तो आपका 45% तो पेपर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि 45% पेपर को कंप्लीट इसमें मार्क्स स्कोर करना कोई अनहोनी सी बात है, आप आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवीजन करो, रिवीजन करने के साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस करो। अब कोशिश ये करना कि आखिरी के जो 10 दिन है उसके अंदर आफ्टरनून के अंदर आप फुल लेंथ पेपर्स करो, और फुल लेंथ पेपर के साथ साथ पास्ट पेपर को सॉल्व करो। अब मेरा मशवरा यह है कि आप कोशिश करो कि इस फुल लेंथ पेपर को, जो कि 180 मार्क्स का होना चाहिए, आप टाइमर लगाओ। आप टाइमर लगाने के बाद 3 घंटे का आपने टाइमर लगाया, 3 घंटे का टाइमर लगाने के बाद आपने ओएमआर शीट ली। सर ओएमआर शीट के ऊपर ही क्यों करें? क्योंकि देखो बेटा, आपको एग्जाम के अंदर जिसके ऊपर मार्क करना है ना आंसर, वो ओएमआर शीट है। तो अगर आप ओएमआर शीट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो अच्छे अच्छे बच्चे जो है वो बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन ओएमआर के ऊपर भंड कर देते हैं और 1 की जगह 2 को मार्क कर देते हैं। तो फिर मसला ये होता है कि उनका रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं बन पाता। तो वो जो कहते हैं ना कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर, तो ऑब्वियसली ओएमआर शीट आपका फ्यूचर यानी कि एमडी कैट का रिजल्ट डिसाइड कर रही होती है। तो ओएमआर शीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करो, अपने फुल लेंथ पेपर जो है वो कोशिश करो कि ओएमआर शीट के ऊपर अपलोड करो, प्रैक्टिस करो, ताकि आपको जो है वो ओएमआर शीट का बेनिफिट मिले। सर उसके अलावा पास्ट पेपर के बारे में क्या ख्याल है? देखो बेटा, पास्ट पेपर जो है वो पास्ट पेपर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं जो आपको ये बता रहा था कि पीएमडीसी ने अपना क्वेश्चन बैंक 6000 से 8000 कर लिया है। तो लास्ट ईयर जो पीएमडीसी का क्वेश्चन बैंक था वो 6000 क्वेश्चन का था, और इसी से तमाम सूबों ने अपना जो है, ऑल प्रोविंसेस ने अपना जो है वो एग्जाम बनाया था। तो इस वक्त अगर आप प्रैक्टिस पास्ट पेपर की करोगे तो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस आपको तमाम सूबों की करनी चाहिए। क्यों तमाम सूबों की करनी चाहिए? क्योंकि बेटा अगर आप तमाम सूबों की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपको जाहिर सी बात है कुछ क्वेश्चंस जो है वो सिंध के एग्जाम के अंदर थे, कुछ पंजाब के एग्जाम के अंदर थे, कुछ केपी के एग्जाम के अंदर थे, कुछ बलूचिस्तान के एग्जाम के अंदर थे। तो आपको तमाम प्रोविंसेस के पास्ट पेपर को इस वक्त लाजमी तौर के ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। तमाम प्रोविंसेस को आपने क्या करना है? तमाम प्रोविंसेस को आपने प्रैक्टिस करना है, तमाम प्रोविंसेस के पास पेपर को आपने प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ अगर आप चाहो तो नीचे आपके पास जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको जब आप ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर अक्सर जो है वो हम पोल डाल रहे होते हैं, बेसिकली हम क्विज डाल रहे होते हैं, जिसके अंदर पास्ट पेपर के जो क्वेश्चंस आपके पास आए हुए होते हैं वो आपको नजर आते हैं। आप उससे भी काफी हद तक रोजाना की बेसिस पे, अगर आप सुबह उठो, आप व्हाट्सएप इस्तेमाल ही कर रहे हो, तो आपने व्हाट्सएप चैनल खोला, उसके ऊपर एक क्विज है, आपने देखा, लेट सपोज के एक क्वेश्चन आया हुआ है, आपने उस क्वेश्चन को मार्क करा, आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक पहुंच रही, तो वो भी आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपने एफएलपीस को लाजमी तौर के ऊपर, एफएलपीस के ऊपर लाजमी काम करना है, फुल लेंथ पेपर के ऊपर, यानी कि पूरा एग्जाम के पैटर्न के ऊपर आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, और ओएमआर शीट के ऊपर करना है। अगर आप चाहते हो कि आप उसको ऑनलाइन कर लो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप ओएमआर शीट के ऊपर लाजमी तौर पे इसे जो है वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके अलावा आप जो है वो पास्ट पेपर करो। पास्ट पेपर की इंपॉर्टेंट बात यह है कि पास्ट पेपर आपने तमाम प्रोविंसेस के करने हैं और हर हाल में करने हैं। सर ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सर क्या हमें बुक रीड करनी चाहिए, और बुक रीड कौन सी करनी चाहिए इस वक्त? अपने सूबे की करनी चाहिए या किसी और सूबों की करनी चाहिए? तो देखो बेटा, इस वक्त बुक रीडिंग मस्ट है। अगर आप बायोलॉजी के अंदर बुक रीडिंग नहीं करते तो ऑब्वियसली आप खसारे के अंदर रहोगे। तो याद रखना, बायोलॉजी के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर हर हाल में आपको बुक रीडिंग करनी है। बायो के अंदर तो मस्ट है बुक रीडिंग करना, बायो के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बुक रीडिंग करना मस्ट है। फिजिक्स के अंदर आपका क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? फिजिक्स के अंदर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप जो है वो एक फार्मूला शीट बना लो, आप जो है वो एक शॉर्ट नोट्स बना लो, फार्मूला शीट बना लो, इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना के चलो। तो ये जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। तो बुक आपने हर
हर सब्जेक्ट की रीड करनी है लाजमी तौर के ऊपर। और किसी भी सूरत आपने छोटे छोटे जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे लॉजिकल रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके ऊपर बहुत टाइम नहीं देना। आपका जो मैक्सिमम टाइम है वो बायो के ऊपर जाना चाहिए, फिजिक्स के ऊपर जाना चाहिए, केमिस्ट्री के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पेपर का मेजॉरिटी पार्ट है। और अगर आप इसे अच्छे से करते हो तो आप वो भी कर लोगे। लेकिन मेरा हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश को बिल्कुल निगलेक्ट कर लो, आप लॉजिकल रीजनिंग को बिल्कुल निगलेक्ट कर लो, क्योंकि ये भले से ही छोटे हैं लेकिन इनके एक एक नंबर जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एमडी कैट के अंदर एक नंबर भी जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इनके ऊपर भी आपने इस वक्त फोकस करना है लाजमी तौर के ऊपर। आप आराम से प्रिपेयर कर सकोगे और कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका आफ्टरनून के अंदर। इवनिंग के अंदर आप कोशिश करो कि दोबारा रिवाइज कर लो उन टॉपिक्स को, उन चैप्टर्स को जो आपके वीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई, लेक्चर्स की बात हो गई। लेक्चर्स के अंदर आपने क्या करना है, लेक्चर्स के अंदर आपने उन तमाम टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है जो आपके एग्जाम के अंदर हैं, यानी कि जो पीएमडीसी सिलेबस का पार्ट है, और उनको आपने पीएमडीसी सिलेबस के हिसाब से जो है वो देखते हुए आगे चलना है। दूसरा आपने बड़ा इंपॉर्टेंट काम जो करना है वो बुक रीडिंग करनी है। बुक रीडिंग इस वक्त हर हाल में जरूरी है। बुक रीडिंग अगर आप नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर। तो बुक रीडिंग हो गई, लेक्चर्स हो गए, पास पेपर हो गए, फुल लेंथ पेपर हो गए, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप इनके साथ लेके चलते हो तो बेहतरीन है, आप मेजॉरिटी चीजों को बहुत अच्छे से कर लोगे एंड बहुत अच्छे से जो है वो आप लेके चल सकोगे। अब बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, अब बेटा इंपॉर्टेंट बात ये होती है, मैंने आपको प्रैक्टिस के बारे में बताया। अच्छा, इस वक्त जो है वो प्रैक्टिस मटेरियल की जहां तक बात है, प्रैक्टिस की बात है, देखो बेटा प्रैक्टिस के बारे में एक बात याद रखना कि इस वक्त पीएमडीसी टॉपिक्स के ऊपर आपने स्टक रहना है और पीएमडीसी टॉपिक के अलावा कोई भी ऐसी चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी जो पीएमडीसी सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, पीएमडीसी सिलेबस का जो पार्ट है उसके ऊपर आपने स्टक रहना है, क्योंकि एग्जाम जो है वो इसी के ऊपर बन रहा होगा। इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल लास्ट ईयर का एग्जाम है जिसके अंदर उन्होंने कोई भी ऐसा सवाल नहीं दिया था जो बेसिकली आउट ऑफ सिलेबस हो या ऐसी चीज हो जो आप बहुत ज्यादा मतलब आपको मुश्किल हो रही हो करने में, या आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा हो जिसके अंदर आप नहीं कर पा रहे हो। तो पीएमडीसी टॉपिक्स को किसी भी हाल में आपने जो है वो बाईपास नहीं करना और पीएमडीसी टॉपिक्स के ऊपर आपने मेजरली काम करना है। बेटा दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो आपका शेड्यूल हो गया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। देखो ऐसा नहीं है कि इस वक्त जो है वो आप 2 दिन छुट्टी कर लो, 4 दिन छुट्टी कर लो, आज मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, कल मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाई करने का, परसों मेरा दिल नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। इस वक्त कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप 18-18 घंटे पढ़ भी रहे हो ना, अगर आप 16-16 घंटे पढ़ भी रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इस कंसिस्टेंसी को आपने छोड़ देना है। एक दिन 18 घंटे पढ़ा, अगले दिन जो है वो गायब हो गए, फिर 18 घंटे पढ़ा, फिर अगले दिन गायब हो गए। कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये एग्जाम आपको प्रेशर जो है वो बेसिकली फील करना सिखाता है। ये एग्जाम आपको प्रेशर से डील करना सिखाता है। तो अगर आप कंसिस्टेंसी को छोड़ोगे तो ऑब्वियसली फिर आपके लिए मसला ये होगा कि आप एक दिन तो 18 घंटे पढ़ लोगे, फिर उसके अगले दिन जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाओगे। तो कंसिस्टेंसी रखनी है, हर हाल में जो है वो कंसिस्टेंट रहना है। आज 8 घंटे पढ़ लिया तो अगले 8 घंटे पढ़ लिया। अभी जो आपका जो शेड्यूल है वो ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ आपको जो है वो खाने पीने और जो आपकी नमाजें हैं या रिलीजियस प्रेयर्स हैं उनके ऊपर टाइम देना है, और मतलब उसके अलावा किसी भी ऐसी चीज के ऊपर टाइम नहीं देना जो एक्स्ट्रा है। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, स्नैपचैट के ऊपर जा रहे हैं, नहीं बेटा ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो एग्जाम है जिसके लिए आपने सदियों से ख्वाब देखा, सदियों तो नहीं कह सकते, बेसिकली आपने बचपन से ख्वाब देखा। तो एक बच्चा जो बचपन से ये ख्वाब देख रहे हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है, तो 16 अगस्त तो वो दिन है जिस दिन आप डॉक्टर बनने के लिए तैयार हो जाओगे, जिस दिन आप उस एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे जो बेसिकली आपका ड्रीम पूरा करेगा। तो आपकी जो 12 साल की मेहनत है ना, 12 ईयर्स की मेहनत है, जो आपने सोचा था कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने अपने नाम के साथ डीआर लगाना है, तो बेटा ये जो डीआर लगाना है ना, ये इतना आसान नहीं है। इस डीआर को लगाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और ये जो डीआर है ये ऐसा नहीं है कि आप पैसों से खरीद सकते हो। इस डीआर को लगाने के लिए, व्हाइट कोट को लेने के लिए, स्टेथोस्कोप को पकड़ने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए ना आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो ये आप खरीद नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास पैसे हैं, मतलब जो शायद बहुत वेल्दी फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका एग्जाम नहीं हो पाता, उसके बावजूद भी वो एमडी कैट के अंदर जो है वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कर जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो बेचारे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन उन बच्चों ने सिर्फ अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने फोकस से, बेटा अपने फोकस से जो है वो उन्होंने इस अपने नाम के साथ डीआर का टाइटल लगाया है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त कंसिस्टेंसी और फोकस को नहीं छोड़ना। अगर कंसिस्टेंसी और फोकस को छोड़ोगे ना तो मसला ये आएगा कि फिर आपके पास जो है वो पीछे कुछ नहीं बचेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा
ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिस के ऊपर बात, कंसिस्टेंसी के ऊपर बात, फोकस के ऊपर बात। ठीक है सर, ये समझ में आता है। सर ये बताइए कि और क्या हो सकता है। देखो इस वक्त आपने अपनी हेल्थ के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब, देखो ये बातें जो है ना वो अक्सर आप निगलेक्ट कर देते हो। आप सिर्फ पढ़ाई में लगे होते हो और आप अक्सर ये बातें निगलेक्ट कर देते हो। अब देखो हर हाल में आपने कोशिश करनी है कि 6 से 8 घंटे की नींद आपने लाजमी तौर के ऊपर लेनी है। क्योंकि देखो बेटा, आखिरी का जो 1 महीना है, अगर आप उसके अंदर 18 घंटे 16 घंटे मेहनत कर रहे हो लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नींद पूरी नहीं ले पा रहे, तो याद रखना कि आप एग्जाम के दिन जो है ना वो मेंटली फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे और आपका जो एग्जाम है वो शायद एग्जाम के वक्त जितनी आपको अलर्टनेस चाहिए थी वो शायद आपको ना मिल पाए। तो याद रखना, हमारे ब्रेन की एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो मैं अभी बता रहा हूं आपको या जो आप पढ़ रहे हो उसको आपकी बॉडी, जब आप डीप स्लीप के मूड में जाते हो तो आपकी बॉडी उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करती है। एक नॉर्मल बॉडी का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। तो अगर आप नींद के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करोगे ना तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपको यह मसला जरूर आएगा कि आपको याद नहीं रह रहा, या आप जो है वो बहुत दफा पढ़ चुके हो लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं मसला बन रहा है। ठीक है, तो हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, अपनी डाइट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। भाई इस वक्त जो है वो बच्चे क्या करते हैं, इस वक्त अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। अब जब डाइट का ख्याल नहीं रखते, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जो एग्जाम के दिन बच्चे जो है वो बड़ी मुसीबत में आ जाते हैं, बड़ी मुश्किल में आ जाते हैं। आखिरी दिन उनको फीवर हो गया, या आखिरी दिन उनका जो है उनको डायरिया हो गया, या आखिरी दिन उनको जो है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से उन्होंने पूरे साल तैयारी की लेकिन वो एग्जाम में अपेयर नहीं होता। तो बेटा ये जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको आपने हरगिज नहीं छोड़ना। इस वक्त हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज आपने बिल्कुल भी नहीं करना। कोशिश करो कि लेस स्पाइसी, कोशिश करो कि बाहर के खाने को, जंक फूड को अवॉइड करो ताकि आपकी जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, कंसिस्टेंट रहना है, हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ और उसके अंदर कोशिश ये करो कि आप शेड्यूल बना के आप लिखो कि आप क्या क्या कर सकते हो। कोई बात नहीं, एक दिन शेड्यूल फॉलो नहीं होगा, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं आज 2 बजे नहीं उठ पाया तो मैं आज पूरा दिन नहीं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। अगर 2 बजे नहीं उठ पाए क्या बात होगी, 3 बजे उठ गए, कोई बात नहीं, 3 बजे से शुरू कर लो। ये जो बहाना होता है ना कि आज मैं 1 बजे नहीं उठ पाया तो आज का मेरा शेड्यूल खराब हो गया, कोई बात नहीं भाई, आप जो है वो अगले 1 घंटे बाद शुरू कर लो। अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि आज मैं 1 बजे नहीं उठ पाया या आज मैं 2 बजे नहीं उठ पाया तो मैं आज नहीं कर पाऊंगा, बेटा ये जो एटीट्यूड है ना ये बड़ा खतरनाक एटीट्यूड है। तो कोशिश करो शेड्यूल बनाओ, एक दिन फॉलो नहीं हो पाता दूसरे दिन कोशिश करो, दूसरे दिन नहीं हो पाया तीसरे दिन करो। एटलीस्ट उस शेड्यूल को 90% तो फॉलो कर सकोगे, 70% तो फॉलो कर सकोगे, 60% तो फॉलो कर सकोगे। उस शेड्यूल को 60% तो एटलीस्ट फॉलो कर पाओगे ना। तो ये काम लाजमी तौर पे करना है, शेड्यूल बनाओ। उसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि इस वक्त आपका जो फोकस है वो किन किन चीज़ों के ऊपर होना चाहिए। इस वक्त आपको हरगिज बहुत डिटेल नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम छापने में लगा रहे हो, नहीं भाई, नोट्स बनाओ। लेकिन नोट्स बनाने का तरीकेकार क्या होगा, मैंने आपको बताया, एक्टिव रिकॉल करो। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, आप क्या करो, आपने बुक से रीड किया, आप एक पेपर लो सादा, उस पेपर के ऊपर जो कुछ आपको याद आ रहा है वो लिखते जाओ, जो कुछ आपको याद आ रहा है वो लिखते जाओ। इसका फायदा ये होगा कि आपको चीजें हिफ्ज होना शुरू हो जाएंगी, आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी, आपकी जो मेमोरी का प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो नोट्स इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओ, कोशिश करो कि ऐसे नोट्स बनाओ जिनको आप एंड टाइम के ऊपर रिवाइज कर सको। अब याद रखना इस वक्त एफएलपीज भी बड़े इंपॉर्टेंट है, तो आपने आखिरी के 20 दिन एफएलपीज के ऊपर लाजमी तौर पे रोजाना एक एफएलपी जो है वो करना है। रोजाना एक एफएलपी कोशिश करो, रोजाना एक एफएलपी कर लो। एक एफएलपी रोजाना नहीं कर सकते तो एक दिन छोड़ के एक एफएलपी कर लो, तो ऐसे 10 एफएलपीज तो आपके वैसे भी हो जाएंगे। एफएलपीज के लिए टाइमर लगाओ, फुल लेंथ पेपर के लिए टाइमर लगाओ और आराम से बैठ के करो, कोई मसले वाली बात नहीं होगी। डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से दूर करो, डिस्ट्रैक्शन को अपनी लाइफ से दूर करोगे तो आपके पास भी उतने ही घंटे हैं जितना एक टॉपर बच्चे के पास घंटे हैं। तो आप भी टॉपर बन सकते हो, आप भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, आप भी एग्जाम को बहुत अच्छे से लेके चल सकते हो। बस शर्त यह है कि आपने अपने टारगेट के ऊपर फोकस रखना है। यह आपका टारगेट है तो इसके ऊपर आपने फोकस रखना है, दाएं बाएं नहीं देखना। इस वक्त हर उस चीज से बचना है जो आपका फोकस डिस्ट्रैक्ट करे, फोकस को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, ठीक है। और जो आखिरी का एक हफ्ता बचेगा, आखिरी का एक हफ्ता बचेगा, उस आखिरी के एक हफ्ते में आपने कोशिश ये करनी है, जो आखिरी का एक हफ्ता बचेगा उसमें कोशिश ये करनी है कि एक हफ्ते से पहले पहले आपने एटलीस्ट 2 हफ्ते या एक हफ्ता जो आखिरी का बचेगा, 1 या 2 हफ्ता जो आपका आखिरी का बचेगा, उसमें कोशिश करो कि आप रिवीजन करो मैक्सिमम।
रिवीजन का फायदा क्या होगा? रिवीजन का फायदा ये होगा कि हो सकता है कुछ चीजें ऐसी हो जो आपने बहुत पहले पढ़ी हो और अब आपके जहन में ना हो, तो जब आप उनको रिवाइज करोगे ना तो आपके जहन में चीजें आएंगी। इस दौरान कोई नई चीज नहीं पढ़नी। आखिरी का जो 1-2 हफ्ता है ना, उसमें किसी भी सूरत आपने कोई नई चीज नहीं पढ़नी। जब आप कोई नई चीज पढ़ोगे ना तो मसला ये होगा कि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो आखिरी के वक्त में कोई नई किताब, अगर आपने अपनी टेक्स्ट बुक ही पढ़ी है ना अब तक, तो आप अपनी टेक्स्ट बुक ही दोबारा रिवाइज करोगे। कोई नई किताब, कोई ऐसी किताब जो अब तक आपने ना पढ़ी हो, उसको उठाने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो इस तरीके से काम करते हैं और फिर आखिर में उनको कुछ भी याद नहीं रहता। वो नई चीजें तो रिटेन कर जाते हैं कभी कभी, लेकिन वो पुरानी चीजें भूल चुके होते हैं। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आपने कितना हार्डवर्क किया, इंपॉर्टेंट ये कि आखिरी के 30 दिन में आपका स्मार्ट वर्क कितना है, आपने रिवाइज कितना किया है, आपने चीजों को कितना याद किया है, आपने कितनी चीजों को जो है वो कंप्लीट किया है। तो बेटा इंपॉर्टेंट बात इस वक्त जो आपके लिए है वो क्या है कि कोई भी नई चीज नहीं पढ़नी। कोशिश करो कि लेक्चर्स के ऊपर फोकस करो, कोशिश करो कि आप जो है वो अपने इस शेड्यूल के ऊपर फोकस करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब तक आपने अपना एग्जाम का जो एग्रीगेट आपका बनेगा उसके अंदर 10% आपका मैट्रिक की मार्क्स स्कोर होंगे, मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होंगे, ये आप ऑलरेडी स्कोर कर चुके हो। 40% आपके जो है वो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं, ये भी आप स्कोर कर चुके हो ऑब्वियसली। और 50% आपका एमडी कैट है, तो अकेला एमडी कैट आपके एग्रीगेट का 50% डिसाइड कर रहा है। तो एक एक मार्क्स ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जिनकी डिस्ट्रिक्ट में क्लोजिंग थी 82.5 की और उनका एग्रीगेट था 82.4 का। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 82 वैसे नॉर्मली इतना कम जो है वो आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन एक एक पॉइंट जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक एक पॉइंट के ऊपर आपने जो है वो काम करना है, एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आप कोशिश करोगे कि एक एक पॉइंट के ऊपर जो है वो आप मेहनत करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, ठीक है। अब बाकी ये कि सर कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, कैसे ओएमआर फिल करनी है, किस तरीके से क्या करना है, डोंट वरी अबाउट इट, आई एम हियर। मैं इंशाल्लाह इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताता चलूंगा कि किस तरीके से आपने जो है वो एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किन चीजों से बचना है, क्या वो ब्लंडर्स हैं जो आप एग्जाम में करते हो और एग्जाम में करने के बाद आप प्रॉब्लम में आ जाते हो, उन चीजों से लाजमी तौर के ऊपर बचना है। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी वीडियो आपको जरूर मिलेगी। और जो चैप्टर वाइज सीरीज इस पे चल रही है, खासतौर पे अभी के दिनों में जो चैप्टर वाइज सीरीज चल रही है, उनको कोशिश करो कि बहुत अच्छे से कवर करो, क्योंकि वो क्वेश्चंस जो है वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उससे आपको पता ये चल रहा होगा कि आपकी तैयारी कितने हद तक जा रही है, ठीक है। तो उसके अंदर भी कोशिश करो कि उसको भी करो और वो वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी चैनल के ऊपर, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस वक्त 5 पेपर्स करने हैं, 5 पेपर्स भी ऑलरेडी मेरे ही चैनल के ऊपर अपलोडेड है बायोलॉजी के, तो आप वहां से जाके भी उसे देख सकते हो। उसके अलावा आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने लेक्चर्स के ऊपर फोकस करना है, आपने FLPs के ऊपर फोकस करना है। स्टिल अगर कोई आपका मसला हो तो आप बेझिझक होके आप जो है वो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हो, या अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो अक्सर मैं वहां पे पोल डाल रहा होता हूं, आप वहां पे भी बता सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू गाइस, मैं हमेशा गाइड करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूं। जो भी मसला हो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। तो ये वो वीडियो है जिसके अंदर बेसिकली मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बात समझाई कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, किस तरीके से क्या चीज़ों को लेके चलना है। बस फोकस रहना है, बाकी इंशाल्लाह सारी चीज़ें हो सकती हैं। यू आर एक्चुअली अ चैंपियन, आपने बहुत मेहनत की है और अगर मेहनत थोड़ी कम भी रह गई ना तो कोई मसले वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। ये आखिरी के जो 30 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही 30 दिन जो है वो आपको मेडिकल कॉलेज की दहलीज तक पहुंचाएंगे। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।